हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी क्लास रहने वाली है, चाहे आप टीजीटी लगाइए, चाहे पीजीटी या फिर नेट, अगर जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप इसी प्रकार की क्लास निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब मैं बात करती हूँ एस्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो एस्टेट टीजीटी पीजीटी का आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में पेपर है, तो दिसंबर तक हम निरंतर क्लास करेंगे और संपूर्ण कोर्स आपका निःशुल्क रहेगा। अगर आप निःशुल्क का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर चैनल के अबाउट में जाकर आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ सेंड करने वाली हूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, कल मैंने यहाँ तक करवा दिया था 140 तक। इससे पहले कि जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने कंप्लीट रूप से डाल दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुखी जीवन की कथा रे क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये आप सभी जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। और ये सरोज समृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरोज समृति विश्व का सबसे बड़ा शोकगीत माना गया है, जो इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था। क्योंकि निराला का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। उनकी पुत्री को जन्म देने के बाद इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और कुछ समय बाद ये अब किसी तरह से सरोज का जो पालन पोषण हुआ था ननिहाल में हुआ था, और जब सरोज की शादी करते हैं तो शादी के कुछ दिन बाद इनका भी देहांत हो जाते हैं, तो ये अकेले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो निराला जी का जीवन बड़ा ही संघर्षमय था, बड़ा ही दुखदायी था। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्र किरण है, चंद्रकांता है। तो बच्चों, इसका आपका उत्तर रहेगा बंग महिला। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको IIMP लगाएंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं खड़ी बोली की। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर आकर ये देखते हैं ये जा रहा था, ये गलत हो गया, मेरा आते आते 2-3 नंबर गलत हो गए। देखो भैया, तो उनको आता ही नहीं था, कारण ये होता है, या फिर वो जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न में इतनी भी मतलब समय ना लगाए कि अगला प्रश्न रह जाए या अगला, इसलिए आप उचित समय अपनी प्रैक्टिस करते रहे और अपना उचित समय दें, न इतनी जल्दबाजी करें, कोई भागने की नहीं। अपनी प्रैक्टिस जितना आप अभ्यास में लाएंगे उतने ही आपकी पेपर करने की मजबूती होती चली जाएगी। तो यहाँ देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रिय प्रवास है, जो प्रिय प्रवास इनका हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है खड़ी बोली का। मैं यहाँ बात कर रही हूँ खड़ी बोली का। खड़ी, अब महाकाव्य होगा तो मतलब महा का मतलब होता है ज़्यादा, तो ये बड़ा तो होगा ही। ठीक है, तो खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब महाकाव्य इनका है प्रिय प्रवास खड़ी बोली का, बार बार बोल रही हूँ खड़ी बोली, ध्यान रखेंगे आप, तब इनके कवि ये हैं, तो इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय महाकवि होंगे। भाई, महाकाव्य खड़ी बोली के लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो खड़ी बोली के महाकवि भी कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय ही होंगे। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का महाकाव्य, यानी सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, तो आपका उत्तर रहना चाहिए प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के हैं, गीतांजलि के, मैलाचंद के हैं, काम्यानी के। तो इसको भी IIMP लगाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में पक्का ये सवाल होगा कि मैम आप बार बार में इसको IIMP, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण।
क्योंकि भाई मैंने प्रश्न ही वही उठाए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि PYQ जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं बार बार परीक्षा में आते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा मेला आंचल। और मेला आंचल 1954 में लिखा गया था और ये पहला आंचलिक उपन्यास था। बार बार पूछा जाता है कि पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, मेला आंचल है। कब लिखा गया था, 1954 में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी करती है, फणीश्वर नाथ रेणु की है, प्रेमचंद की, आगे की जयशंकर प्रसाद की है। तो ये गोदान है प्रेमचंद की। और ये बहुत बड़ा यानी कृषक जीवन का यानी किसान की जो जो कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय की बात है। ये लगभग है 1935 से 1936 के आसपास की बात है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हमारा देश गुलाम था। तो उस समय क्या होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो छोटे कृषक उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, थोड़ा सा कर्जा देकर दिन प्रतिदिन कर्जा, और जिसे आजकल आप चक्रवर्ती ब्याज बोले, तो इसी से भी ज़्यादा बढ़कर होता था। अगर किसी ने कुछ ले लिया ना तो पूरी ज़िंदगी भर उसका कर्जा नहीं उतरता था, उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। तो इस गोदान में बहुत ही बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया कृषक जीवन का। तो ये क्या है, उपन्यास है। और ये 1936 में यानी इनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले इन्होंने लिखा था। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका उत्तर आपका रह जाएगा प्रेमचंद। और इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी, ये भी आप याद रखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर रहेगा मैत्रेयी पुष्पा की, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा। तो देखो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी, वैसे तो तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन आपका जो आपने पाठ्यक्रम अगर कर लिया, किसी ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो वो ऐसा करेंगे, मेरे उत्तर बताने से पहले अपना उत्तर सोच लेंगे अपने दिमाग में, या कॉपी पेन लेकर बैठा करो, और जैसे ये नंबर ऐसे नंबर डाल दो, और फिर ये देखो कि ये इतने मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं। गलत को आप गिन लेंगे, बाकी सही का अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि इतने में से इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चरण चोर किसकी नाट्य करती है, ये है आपकी मुद्रा राक्षस, बलराज, पंडित, हबीब तनवीर, नाग बडोस। तो इसका आपका 146 का आपका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवीर। ये भी बार बार परीक्षा में आया है। और देखो भी, जो HTET की तैयारी करना चाहते हैं, TGT PGT की, अगर NCERT करवानी है या व्याकरण करवानी है, आपका जो कौन से में पकड़ कम है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएंगे। और आगे की क्लास प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भूषण बिनु ने विराजे कविता अमृता मीत किसकी पंक्तियां हैं, भी तुलसीदास की है, भिखारी दास की है, केशव दास की है, मतीराम की है। तो इसका आप उत्तर रहेगा केशवदास। तो ध्यान दीजिए, केशवदास से एक प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक आता है कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत, तो इसे कहेंगे अज्ञे को कहते हैं। ठीक है, एक आप देंगे कठिन काव्य का प्रेत, हालांकि मैं इसको लिख चुकी हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। कठिन काव्य का प्रेत, कैसे काव्य कैसे केशवदास। ठीक है, ऐसा भी आप जोड़ सकते हैं, कैसे काव्य कैसे केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे। अब ये दोनों ही बातें यानी दोनों ही ये नाम किसने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भीषण बिनु विराजे कविता वनिता में ये पंक्तियां हैं केशवदास की। और ये प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि को, यानी एक होती है ज्ञानाश्रय, यानी जो होते थे प्रेमाश्रय में, ज्ञानाश्रय 2 भागों में, ज्ञानाश्रय एक प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में नाथपंथी ज़्यादा थे
और इसमें प्रेमाश्रय की कहते तो इसका महत्वपूर्ण जो कवि रहेगा प्रेमाश्रय का जयसी रहेंगे। तो ज्ञान मार्गी में थे जो ये संत कवि थे, इसका उत्तर डी रहेगा। संत कवि थे जिसमें संत में ज्ञान मार्गी सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कबीरदास आता है, कबीरदास। और जो प्रेमाश्रय की मैं बात करती हूँ तो इसका मुख्य जो है प्रमुख जो है जयसी आएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, प्रेमाश्रय में जयसी है और ज्ञान मार्गी में संत कवि तो है ही हैं, लेकिन इसमें अगर जो पथ प्रदर्शक बोला जाए, प्रवर्तक बोला जाए तो इसमें कबीरदास रहेंगे। ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये कथन किसका है? रश्खान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरे युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब ये नहीं कि अब जो कोई इतना प्रसिद्ध होता है कि पूरे युग का नाम उसके नाम पर रखा जाता, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, उन्होंने साहित्य को कितना कुछ दिया होगा, जैसे कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है, धनपाल को कहा जाता है, शालिभद्र सूरी को कहा जाता है, शंभु को कहा जाता है। तो इसका रहेगा शंभु को कहा जाता है। अब देखिए कमेंट करके आप बताएंगे किसने कहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को। ठीक है, कमेंट करके, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि हैं? महाराजा हमीरसिंह, महाराजा बिशलदेव, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रबरदाई रहेंगे पृथ्वीराज के, किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के। और ये जो लिखा गया है जैसे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, इनके लेखक भी चंद्रबरदाई हैं। कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे सर्ग इसमें 69 है। एक छंद भी कई बार पूछ लिया जाता है, छंद कितने हैं? 68 है। तो यहाँ आप देखेंगे छंद इसमें 68 है, सर्ग 69 है। काफ़ी अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज रहते हैं, इधर का उधर कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप गलती नहीं करेंगे, अपनी गलती को यहीं सुधारेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? कारण क्या है? अब मान लीजिए किसी का उपनाम पड़ता है तो उपनाम के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। आपका जो भी उपनाम है, घर में है, आपका घर में अलग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो आपका वास्तविक नाम है लोग तो उसी नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बार बार में उसकी जो उपनाम से भी हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो देखिए जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं कोई ना कोई तो कारण है, किसी भी तथ्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, किसी भी बात के पीछे। तो यहाँ आप देखेंगे इसका है जायसी नामक स्थान के निवासी थे, यानी जो इनका स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वह जायस था, तो इसलिए इसे जायसी कहा जाता है। रीतिकाल काव्य कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गए? बार बार परीक्षा में आता है और शायद आपको याद भी होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो आप याद कर ही लेंगे। रीतिकाल में कौन सा कवि जो मात्र एक रचना के लिए जानता है? इसमें रहीम है, मतीराम है, बिहारी है, देव तो बिहारी है। बिहारी के दौर में कहा गया कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा बोला है कि ये इनके दोए हैं इतने छोटे छोटे हैं जो, लेकिन क्या है उनके अर्थ में इतनी गहनता होती है कि बड़ा घाव कर देते हैं, इतनी मार्मिकता होती है, गहराई में जाकर उसे अर्थ मिलता है और देखने में बिल्कुल छोटे लगते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। कठिन काव्य का प्रयोग देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था केशवदास को, और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कठिन गद्य का प्रयोग कौन है? अज्ञे हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके यहीं पर तैयार हो जाएं, आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो इसका आपको उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इनका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती के संपादक कौन है?
कब थे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। 156 का आपका उत्तर रहेगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये बार बार परीक्षा में ये पत्रिकाएं आप याद करेंगे। देखो बच्चों, एक पत्रिका और पत्र पत्रिका का, ठीक है, और ये उपनाम से संबंधित और जो गुरु शिष्य से संबंधित ये वीडियो मैंने करवा रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी एकेडमी बाय अंजना मैम, तो ये आपके सामने वो वीडियो आ जाएंगी। और वो जो बार बार जो मैंने एक टॉपिक एक वीडियो ऐसी भी बनाई जिसमें आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। कम से कम मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपके 90 नंबर लेने जरूरी है, तो मेरा ये आपसे कि आपके 90 में से वहाँ आपके कम से कम आपके 40-50 नंबर तो ये 4-5 वीडियो में हो जाएंगे। तो आपके मन में ये होगा कि मैम 4-5 वीडियो से, हाँ एक वीडियो, क्योंकि वहाँ मैंने एक तो महत्वपूर्ण है, जैसे अब उपनाम है, गुरु शिष्य है, तार सप्तक है, ये आप जरूर तैयार कर लेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बार बार, ताकि आप उनको ना छोड़ें। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो यहाँ आप ध्यान देंगे। कई बार हम प्रश्न को पढ़ते हुए हैं या नहीं है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, नहीं जल्दबाजी में हम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपसे पूछा क्या गया है उसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब क्या है, आपका 50% सही होने के चांस तो यहीं बढ़ गए, क्योंकि आपको पता चल गया कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कई तो ऐसी गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता होता पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में सीधा प्रश्न पर आ जाते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहले आपको ऑप्शन पर नहीं आना है, अंडरलाइन करना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखिए थे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन रहेगा इसका शांति प्रिय द्विवेदी, इसमें संपादक नहीं थे। बाकी श्याम सुंदर दास भी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे और श्री नारायण चतुर्वेदी भी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, यहीं तक थे हमारे प्रश्न, आगे नहीं है। ठीक है, अब क्लास कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और ऐसी प्रकार निरंतर क्लास चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, निःशुल्क है सब कुछ, आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आरो भाग 1, 2 ये जो भी आपके पीजीटी हिंदी के है वो करवाऊंगी। जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम दोनों में आता है, व्याकरण भी सब में आती है, साहित्य भी, सभी करवाने वाली हूँ। ठीक है, और HPSC पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं लिखित पेपर की, उनकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, वो भी तैयारी करेंगे। जल्दी ही महाराज से TGT PGT का भी एग्जाम आने वाला है, उनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।